मौर्य वंश की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। तब इतिहास का एक ऐसा वंश जो ऐतिहासिक स्रोत के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये एक ऐसा युग है जिसमें सभी कुछ उपलब्ध था। पुरातत्व भी उपलब्ध है, साहित्य भी उपलब्ध है, और विदेशी विवरणी भी उपलब्ध है। पुरातत्व के दृष्टि से भी NBPW को भी देखना चाहेंगे। इसके अलावा साहित्य के दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस के आधार पर जो मौर्य काल की व्याख्या है उसको भी देखना चाहेंगे। और फिर विदेशी विवरणियों में पहला मेगास्थनीज की इंडिका, जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राजनीतिक पक्षों पर जो ध्यान दिया है उस पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तो याद रखिएगा कि पहले इंट्रोडक्शन में इन्हीं बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं कि भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश को ही कहा जाता है, जिसकी स्थापना की इतिहास तो आप लोगों ने पूर्व के दिनों में ही पढ़ी है कि 323 ईसा पूर्व में कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के अत्याचारी शासन से मगध के क्षेत्र को मुक्ति दिलाई थी और मगध को उत्कर्ष पे पहुंचाया था। आज जहाँ 4 देश खड़ा है वहाँ कभी मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इतने सारे देशों से यह संबंधित था। और कई जगह सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र भी था। अशोक के द्वारा नेपाल में अपने पुत्रों को भेजा गया। श्रीलंका में भी सांस्कृतिक दूत भेजे गए, संघमित्रा, ठीक है, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी सांस्कृतिक प्रभाव में रखा। इन सब कारणों से हम मौर्य युग को याद रखने का प्रयास करते हैं। पीटी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। पहले तो इसका भाग 1 का अध्ययन करेंगे, उन्हें परिचय से जुड़ा हुआ, स्रोतों से जुड़ा हुआ, और फिर भाग 2 में जो तीनों जो शासक थे, शासक तो कई थे लेकिन 3 महत्वपूर्ण शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों के उपलब्धियों को हम लोग इस कक्षा में, कल की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। और उसके भाग 3 में मौर्य काल का जो प्रशासन है या अर्थतंत्र है वो आपके लिए थोड़ा सा कमीशन के दृष्टि से जानना आवश्यक होता है। तो उन सब बिंदुओं पे ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी कक्षा का मैं कल चंद्रगुप्त मौर्य की कक्षा का, मतलब मौर्य वंश की कक्षा का मैं समापन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं मौर्य वंश। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश, नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य वंश इतिहास का पहला वंश था। मौर्य वंश इतिहास का पहला वंश था। इतिहास का पहला वंश था जिसके निर्माण में तीनों स्रोत उपलब्ध थे। जिसके निर्माण में तीनों स्रोत उपलब्ध थे। तीनों स्रोत उपलब्ध थे।
तीनों स्रोत उपलब्ध थे। पहला पुरातत्व, पहला पुरातत्व। दूसरा साहित्य, साहित्य। और तीसरा विदेशी विवरणी, विदेशी विवरणी। तो पहला था पुरातत्व, याद रखिएगा। अब हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? पुरातत्व को। ठीक है, तो लिखेंगे पुरातत्व। पुरातात्विक स्रोत के तहत शिलालेख, प्राकृतिक स्रोत के तहत शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक का इतिहास, अशोक का इतिहास, अशोक का इतिहास शिलालेख के दृष्टि से ही जाना जाता है। जाना जाता है, जो मूलतः ब्राह्मी लिपि में थी, लेकिन अन्य लिपियों और भाषाओं का भी प्रयोग किया गया। जो मूलतः ब्राह्मी लिपि में थी, ब्राह्मी लिपि में थी, लेकिन अन्य लिपि जैसे खरोष्टी है, अरामिक है, प्राकृत है, सभी में प्रमाण मिलते हैं। अन्य लिपि या भाषा में भी प्रमाण मिलते हैं। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय शिलालेख को ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में थे, पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है 1837 ईस्वी। जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है 1837 ईस्वी। ठीक है, 1837 ईस्वी। ध्यान रखें कि अशोक ने सबसे पहले ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए, अशोक ने सबसे पहले ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। याद रहे कि अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं: 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 3 गुफालेख। याद रहे कि अशोक के शिलालेख 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? 14 शिलालेख, 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 3 गुफालेख। ठीक है, उसमें 4-5 शिलालेख को जरूर पढ़िए। इसमें अशोक के जो अभिलेख हैं, उसमें जो शिलालेख है, 4-5 जैसे सेकेंड, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे नोट में। दूसरा अभिलेख का संबंध, दूसरा शिलालेख का संबंध दक्षिण भारत के राज्य चोल चेर पांडे और सत्यपुत्र से। सत्यपुत्र, चोल चेर पांडे और सत्यपुत्र से।
सत्य पुत्र, सत्य। टोलचेर पांडे और सत्य पुत्र से, याद रखिएगा। दूसरा, तीन का संबंध, तीन का संबंध राजकीय अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को धर्म यात्रा हर 5वें वर्ष करने से, धर्म यात्रा हर 5वें वर्ष करने से, चार, तीन के बाद चार, चार छोड़ दो, इधर लिख दो चार। धम्म घोष की, धम्म घोष की घोषणा, धम्म घोष की घोषणा, धम्म घोष की घोषणा। 5, धम्म महापात्र की नियुक्ति, धम्म महापात्र की नियुक्ति। 14 शिलालेख है ना, 5वां में है धम्म महापात्र की नियुक्ति। 11, धम्म नीति की व्याख्या, 11 धम्म नीति की व्याख्या, धम्म नीति की व्याख्या। 13, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 11th और 13th। 13 में किस चीज का वर्णन है? कलिंग युद्ध का। 13 में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। दूसरा में टोलचेर, टोलचेर सत्यपुत्र का उल्लेख किसमें है? टोलचेर सत्यपुत्र का उल्लेख दूसरा में। इसको ध्यान रखना। कुछ लघु शिलालेख भी है जिसमें अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मस्की में, जैसे उडकुलान में, नित्तूर में, नेत्तूर में। ये सब ऐसे नाम हैं जिसमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। नोट में लिख दो। कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, जैसे गांधार द्वीप भाषा में है, ग्रीक और अरामिक में। जैसे कंधार द्वीप भाषा में है, द्वीप भाषा, द्वीप भाषा। हमारी ओर देखिए, पीपीटी ऐसे ही द्वीप भाषा में है। द्वीप भाषा में कौन सा है? द्वीप भाषा में ग्रीक और अरामिक। यह पूछेगा, टिक लगा दीजिएगा। या अशोक के कौन से लघु शिलालेख या शिलालेख द्वीप भाषा में है, तो क्या मारिएगा? क्या गांधार किस भाषा में है? अब आइए नोट नंबर 2। अशोक नाम 4 स्थान से प्राप्त होता है। अशोक का नाम अशोक था, ये कहाँ से प्रकट होता है? 4 जगह। पहला, नोट में ही लिखिएगा, पहला मस्की कर्नाटक, मस्की कर्नाटक, मस्की कर्नाटक। दूसरा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी वो भी कर्नाटक में ही था। गुर्जरा मध्य प्रदेश में, गुर्जरा, गुर्जरा मध्य प्रदेश में। गुर्जरा के बाद है नेत्तूर, नेत्तूर, नेत्तूर आंध्र प्रदेश में। उडगोलन, एक और लिख देना, उडगोलन
में भी अशोक नाम मिला है। ठीक है, अब भब्रू में लिख दो प्रियदर्शी मिला है। भब्रू में प्रियदर्शी मिला है। भब्रू में प्रियदर्शी मिला है। शिलालेख में उतने शिलालेख को आप ध्यान रखिएगा, 14 और कुछ लघु शिलालेख। तो अशोक का नाम जो लघु शिलालेख में है वो 4-5 जगह से मिला है। 1-2 भी याद रह जाए, मस्की नहीं भूलना। मस्की और गुर्जरा पे टिक लगा लीजिए। मैंने अक्सरहा जो पूछा है वो मस्की और गुर्जरा को ही पूछा है, लेकिन मस्की पिछले बार पूछा था, पूछेगा ही, जब भी पूछेगा तो मस्की गुर्जरा ही पूछेगा। क्वेश्चन को टफ करेगा तब उद्गोलन, नेतूर, तब तो जितनी बातें हैं वो तो कुछ भी पूछ सकता है। जेम्स प्रिंस से बराबर पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इस क्रम में स्तंभ लेख की संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। तो लिख देंगे स्तंभ लेख 7 है, जिसमें दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा को, इसमें दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा को, दिल्ली टोपरा हरियाणा में है, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश में, को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पूछेगा। फिर श्वेता सुमन कहेगी सर ये भी पूछा है, पूछेगा। ठीक है, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ये नहीं जानना है कि कहाँ कहाँ है। मेरठ तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश होगा, टोपरा तो हरियाणा, ठीक है कि नहीं? तो याद रखिए, ठीक है, नहीं याद रखिए, ये जरूर याद रखिए कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है उसको कौन सा मध्यकालीन शासक ने दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा। इसके बाद लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ देंगे। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा बिहार में, चंपारण में। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा बिहार में, और रामपुरबा बिहार में है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा बिहार के चंपारण में। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्तंभ लेख का संबंध बिहार से नहीं है? बड़ी आसानी से चुन दीजिएगा। रामपुरबा पे तो वृषभ के भी चिन्ह है, रामपुरबा पे वृषभ के भी चिन्ह है। अब लिख देंगे प्रयाग, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का शिलालेख भी था, समुद्रगुप्त का शिलालेख भी था, कौशाम्बी के नाम से चर्चित था। समुद्रगुप्त का शिलालेख भी था। शिलालेख भी था। जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। जहांगीर ने इसे मध्यकाल में जहांगीर ने इसे कहाँ स्थापित कर दिया था? इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। ठीक है, अब इस स्तंभ लेख में, जैसे शिलालेख में लघु शिलालेख था छोटा सा, उसी तरह से स्तंभ लेख में भी छोटा था, तो उसको क्या कहे? उसको कहे लघु स्तंभ लेख। और इस लघु स्तंभ लेख में तो रुक्मिणी देवी सबसे प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे स्तंभ लेख की कड़ी में, स्तंभ लेख की कड़ी में लघु स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है। स्तंभ लेख की कड़ी में लघु स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है।
लघु स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है। लघु स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है। जिसे इस कड़ी में रुमनी देई सबसे महत्वपूर्ण, इस कड़ी में रुमनी देई लघु स्तंभ लेख, इस कड़ी में रुमनी, कल सब टिप्स पर याद करके रखेंगे। कल मैं पूछताछ करूंगा। तो पहला भाग में 1 बजे से शुरू होता है, टेस्ट की जगह मैं उपस्थित रहूंगा। 1 से 1:30 पौने 2 जितना एंशिएंट पढ़े हैं याद करके आएंगे। जो विलम्ब से आएंगे वो तो ऐसे ही फंस जाएगा, ठीक है। जो विलम्ब से रहा तो ऐसे ही जो बैठ के रहा पहले से तो भाग्य बचा लेगा उसको, ठीक है कि नहीं। 1 से पहले एकदम निश्चित रूप से आ जाएंगे, ठीक है। सर हम भाग्य के बहुत तेज है सर, हम पहले ही आके बैठे रहेंगे, आप हमसे नहीं पूछ पाइएगा, ठीक है कि नहीं। अब तो इससे पूछना तय है कि लेट से आए या समय से पहले आए। तो रुमनी देई लघु स्तंभ लेख किस लिए जाना जाता है, तो इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं और सबसे छोटा भी कहते हैं। लिखेंगे यह आर्थिक अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख है। आर्थिक अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख है, पूछेंगे ही कल इससे, ठीक है। आर्थिक अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख है, या आर्थिक अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख है। आर्थिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ गया था, ठीक है। और जाने के बाद वहाँ का जो भूमि कर था, बलिगढ़ जिसको कहते थे, उसको घटाकर 1/6 लिए जाते थे धर्मशास्त्र के अनुसार। तो उसको घटाकर 1/6 से कितना कर दिया गया था, 1/8। तो लिखेंगे अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और भूमि कर को और भूमि कर को और भूमि कर को और भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। ओके, नोट लाल कलम से। सारनाथ का अशोक स्तंभ राजकीय स्तंभ है। सारनाथ का अशोक स्तंभ राजकीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। राजकीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसके शीर्ष पर कितने सिंह हैं, 4 सिंह हैं। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं। 4 सिंह हैं। और नीचे जो घंटा है उस पे लिखेंगे, नीचे जो घंटे हैं उस पर हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा के बाद सांड और सिंह के चिन्ह भी मिलते हैं। और सिंह के चिन्ह भी मिलते हैं। सिंह के चिन्ह भी मिलते हैं। सिंह के चिन्ह भी मिलते हैं, ठीक है। सिंह के चिन्ह भी मिलते हैं। क्या क्या पढ़ लिए, शिलालेख, छोटा शिलालेख, स्तंभ लेख, छोटा स्तंभ लेख। एक बचा क्या, गुफा लेख, नहीं पढ़े थे, आए थे ना। 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 3 गुफा लेख। इस गुफा लेख में सबसे महत्वपूर्ण है बराबर की गुफा। याद आ रहा होगा धीरे धीरे, लोमस की गुफा थोड़ा और याद आ रहा होगा तो लिखेंगे इस गुफा लेख में 3 गुफा लेख
अति महत्वपूर्ण है। बराबर, 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 यह, बराबर, यह शैलकृत, यह शैलकृत वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है। यह शैलकृत, शैल मतलब चट्टान, शैलकृत या रॉक कट, शैलकृत वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है, जो गया के बराबर की पहाड़ी में है, जो गया की बराबर की पहाड़ी में है, और जिसे अशोक और दशरथ के शासन काल में बनाया गया था। जिसे अशोक और दशरथ के शासन काल में बनाया गया था आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए, ठीक है। आजीविकों के लिए। और दूसरा गुफा था लोमस गुफा। लोमस सबसे लोकप्रिय और सजावट गुफा है, सबसे लोकप्रिय और सजावटी गुफा है। लोमस सबसे सजावट किया हुआ है, उसमें चमकदार है एकदम। अभी भी जाइएगा तो अंदर सोने का मन कर सकता है। आजीविकों के लिए बनाया गया था। तीसरा है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा धनुष के आकार का है, पत्थर और लकड़ी का समन्वय है, पत्थर और लकड़ी का समन्वय है, पत्थर और लकड़ी का समन्वय है। पीटी में इतनी बात पचा लीजिए, अभी बीपीएससी के मेंस में 69वीं में पूछा था 75 शब्द में लिखने के लिए, क्या कि बिहार में शैलकृत गुफा, कुछ नहीं था। लेकिन डर का पीटी की ही बातों को सर मेंस में नहीं पढ़ाए थे, जिंदगी में नहीं पास कर पाओगे इसे अप्रोच। तो मेंस में हर चीज नहीं पढ़ाई जाती है। पीटी में पढ़ाए थे तो पीटी नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। वो याद रखने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो पीटी में भी जो बात पढ़ लेते हैं उसको मेंस तक क्या इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। गया के रहने वाले हैं तो इंटरव्यू में भी आ सकता है, साहब आपके याद सर आप कहे नहीं थे तो इसलिए याद नहीं किए, इस तरह से तो हो गया तब, ठीक है कि नहीं। तो और इतनी ही बात लिखनी है कि वो जो गुफा है, ठीक है, कि गुफा का निर्माण का उद्देश्य क्या था, किस चीज का बना हुआ था, उसमें विशिष्टताएं क्या थी, कौन कौन सी गुफाएं थी, कहाँ थी, किसने बनाया, इंपॉर्टेंस खत्म। इतना ही तो समझना है। 75 क्या, उसमें तो 200 शब्द लिख दो, 250 शब्द लिख दोगे और सारी बातें लिखा हुआ है। हर के साथ उसकी विशेषता भी लिखी हुई है कि कौन चमकदार है, कौन पत्थर लकड़ी का प्रयोग है, किस किस ऋषि को दिए हैं, किस उद्देश्य से दिए हैं, किस शासक ने बनाया है। ऊपर में ही बराबर की गुफा अशोक और दशरथ ने बनाया है आजीविकों को लिए, सब लिखा हुआ है। अकल रहेगा तब ना, अकल नहीं रहेगा तो नकल कैसे हो। अकल रहेगा तो बैठे जिस स्तर पे पढ़ा देते हैं बैठे बैठे पास कर जाइए, और नहीं तो फिर तो समझते ही हैं, जब तक उस अकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक तो संभव नहीं होती है। कमीशन एक लेवल है, उस लेवल को प्राप्त करना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा समाप्त होती है और हम 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर केमिस्ट्री की कक्षा आज हम यहीं तक रहेंगे, शिलालेख तक रहेंगे। और शिलालेख के बाद हम लोग कल साहित्यिक स्रोत और अन्य स्रोतों के साथ मौर्य वंश को आगे बढ़ाएंगे। तीनों शासकों की उपलब्धियों के साथ इसकी विवेचना होगी, परिचर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद केमिस्ट्री की कक्षा की मैं शुरुआत